प्रणाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस हमने स्टार्ट करना का फैसला लिया है, जिसमें हम फोर्थ सेमेस्टर में मैथ्स का सिलेबस आपके सामने बड़े अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। उसमें आपने देखा जो पार्ट बी था आपका मैकेनिक्स था, जो फिजिक्स था, जो फर्स्ट सेमेस्टर में था उससे मिलता जुलता था। अब ऐसे ही हम आज फोर्थ सेमेस्टर की फिजिक्स का सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं, जो ट्वेल्थ है और फर्स्ट सेमेस्टर की इलेक्ट्रॉनिक्स से मिलता जुलता है। ट्वेल्थ का कुछ फाइबर ऑप्टिक्स का पोर्शन है इसमें, और थर्ड ईयर से भी कुछ पोर्शन उठाया हुआ है पिछले साल के थर्ड ईयर से, यानी कि सिक्स सेमेस्टर से रिलेटिविटी का कुछ पोर्शन उठाया हुआ है। तो आपको सिलेबस में तो मजा आने वाला है, साथ में क्लास में भी मजा आने वाला है। ठीक, चलो मैं आपके सामने सिलेबस डिस्कशन करता हूँ, फालतू बकवास किए बिना थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ। आप देखिए फटाफट सिलेबस। तो हम जो आपके सामने सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं, ये बच्चा डिस्कशन कर रहे हैं हम आपके सामने ये फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस किसका, फिजिक्स का। अब आपको पता है एक बेसिक सी चीज आपको हमेशा से पता रही है कि कहने को एनईपी आ गई और एक बुक आ गई, लेकिन एक बुक नहीं है, इसमें दो पार्टीशन कर दिए गए, कुल मिलाकर 8 यूनिट कर दी जाती है। 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8, कुल मिला के 8 यूनिट होती है, यानी कि दो पार्ट्स होते हैं। जैसे इस बार भी एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। पार्ट ए का नाम क्या है भैया? पार्ट ए का नाम है पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, और पार्ट बी का नाम क्या है? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक्स। ये आपके पार्ट बी का नाम है। अब आपको हमेशा से पता रहता है दो यूनिट्स होती हैं, वो सॉरी दो पार्ट में चार चार यूनिट होती हैं। 4 यूनिट इसमें है और 4 यूनिट इसमें है। टोटल कितनी यूनिट होगी? 8। ये तो आप सबको पता है कि इस बार आपकी दो बुक है फिजिक्स की, हर बार की तरह। पहली है पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स और दूसरी है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक्स। अब पहला पार्ट उठा लेता हूं मैं, ये रहा पार्ट ए। कुल मिला के कितनी यूनिट है? 4 यूनिट है। पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी और फोर्थ यूनिट किसमें? पार्ट ए में। ये रहा आपका पार्ट ए, पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। अब हम एक बार इसके पोर्शन को आपके सामने डिस्कशन करते हैं, आपको मजा आने वाला है। देखो पहला क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल। आपको पता है इसमें मैं परफेक्ट हूं, आपको बहुत मजा आने वाला है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपकी थर्ड ईयर यानी कि सिक्स सेमेस्टर में है। न्यूटोनियन रिलेटिविटी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप पढ़ के आए हो। अटेम्प्ट्स टू लोकेट द एब्सोल्यूट फ्रेम, जैसे न्यूटोनियन फ्रेम था और आपका इनर्शियल नॉन इनर्शियल है। एब्सोल्यूट फ्रेम को क्या करना है? आपको लोकेट करना है। माइकलसन मोल्डे एक्सपेरिमेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द नल रिजल्ट। मजा आएगा। माइकलसन मोल्डे एक्सपेरिमेंट, पहले ये माना जाता था, अब क्या माना जाता है? अर्थ के चारों तरफ क्या है? वैक्यूम। पहले ये माना जाता था ईथर है, तो ईथर के और अर्थ के रिलेटिव मोशन के लिए वे आया था। आइंस्टाइन पोजुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी मतलब सापेक्षता। सर सापेक्षता कैसे? अरे यार, ये रिलेटिविटी का मतलब है कि किसी का भी मोशन आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। मतलब जैसे मैं ले लूं, मैं किसी ट्रेन में बैठा हूं और मेरी साइड में कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है और आप लोग बाहर खड़े हुए हो, तो बाहर से ट्रेन चल रही है। बाहर वाले को तो हम दोनों किस में दिखाई देंगे? मोशन में। लेकिन हम जो अंदर बैठे हुए हैं उन्हें एक दूसरे हम कैसे दिखाई देंगे? रेस्ट में। तो यानी कि जो मोशन है वो रिलेटिव है, मतलब किसी पर डिपेंड कर रहा है। तो ये सब हमें पढ़ना है इसमें, तो आपको मजा आने वाला है। ये पहली यूनिट थी आपकी रिलेटिविटी एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड। ये दूसरी है रिलेटिविटी रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स। इसमें देखो, इसमें टॉपिक थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं पर यूनिट छोटी है। टॉपिक देखने में ज्यादा है पर यूनिट लेंथी नहीं है। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स एंड डेरिवेशन ऑफ लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन
इक्वेशन फॉर वेक्टर फॉर्मुलेशन इंक्लूडेड। जैसा आपने पढ़ा था ना गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे ही लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन आई थी। गैलीलियन ने कोई कांस्टेंट नहीं माना था, इन्होंने कोई कांस्टेंट मान लिया था। कैसे सर? वो जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्लासेस चलेगी, आप सब समझ जाओगे। consequences of Lorentz transformation equation, derivation and example, सब मतलब derivation भी बताना, example भी बताना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिमुल्टेनियसली, रिलेटिविटी ऑफ सिमुल्टेनिटी और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लेंथ। देखो थर्ड ईयर में बोला जाता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, देखो यहाँ भी लिखा हुआ है टाइम कॉन्ट्रैक्शन, कि टाइम में क्या फर्क आएगा। यानी कि दो मेरे पास फ्रेम है, एक रेस्ट में एक मोशन में, तो तीसरा व्यक्ति कैसा दिखाई दे रहा। मतलब मैं ट्रेन में बैठा हूं और आप पैदल खड़े हो, कोई तीसरा व्यक्ति खड़ा है, मुझे कैसा दिखाई दे रहा है ट्रेन से, और वो कैसा दिखाई, वो जो बाहर खड़ा है उसे कैसा दिखाई दे रहा है। ये सब डिस्कशन हमें करना है, ठीक। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, ये सब मैंने वैसे ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, मैं फिर भी कराऊंगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मास, आपने मास का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, m बराबर m0 1 अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अरे ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा? सबने पढ़ा है ये वाला, ये पढ़ा है सबने। तो इस फॉर्मूले का भी हमें क्या करना है, डराइव करना है। ये यही कह रहा है वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, ये जो बोल रहा है वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मास, यानी कि E बराबर mc स्क्वायर हमेशा पढ़ते आए हो, उसका प्रूफ है इस बार, आपको मजा आएगा। E बराबर mc स्क्वायर का प्रूफ आ रहा है, नलायको इससे बड़ी चीज आपके लिए क्या होगी। चलो, एनर्जी और मोमेंटम E बराबर p स्क्वायर अपॉन 2m होता है, वो वाला पढ़ना है हमें। नेक्स्ट, इनएडिक्वेंसीज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, मतलब जो 11th में पढ़ी थी अब वो आने वाली है। और पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम रेडिएशन, क्या पढ़ा नहीं था आपने 11th-12th में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड देयर एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन मैक्सिमम प्लांक क्वांटम हाइपोथेसिस। नाम सुने सुने सीन लग रहे, जाने पहचाने लग रहे हैं ना। हाँ, वेव्स प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल, लॉस डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव्स। अरे यार डी ब्रोगली E बराबर एच न्यू से जो बनती थी। चलो, एंड देयर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बाय डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट एंड थॉमसन एक्सपेरिमेंट। ये सब आपने ऑलरेडी सुना सुना सा लग रहा है, क्योंकि ये है क्लासिकल मैकेनिक्स, और हम जो 11th-12th में पढ़ते हो क्लासिकल मैकेनिक्स ही होती है। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स, ये आपने किस में पढ़ी थी, फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत पढ़ा था। देखो, मैटर वेव्स मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, वेवलेंथ, कॉन्सेप्ट ऑफ वेव ग्रुप पैकेट बोलते हैं जिन्हें, पार्टिकल्स, वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी, ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। वेव फंक्शन, जिसे आप साई बोलते थे, जिसे इस शेप में बना देते थे, याद आया कुछ। चलो, फंक्शनल फॉर्म, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, जनरल फॉर्म बोलते हैं जिसे, ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन बेस्ड ऑन बोर्न रूल। ये जो बोर्न रूल आया है ये थोड़ा सा नया है। मैं बोर्न रूल क्या, ये जो है ना क्वांटम मैकेनिक्स, ये थोड़ी सी आपको नहीं लगेगी, परेशान करेगी, लेकिन मेरी क्लास में आपको इसमें बहुत ज्यादा आनंद आने वाला है। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट बी का डिस्कशन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक्स। ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपने पढ़ी है, देखो ट्रांजिस्टर बाइसिंग, एम्पलीफायर्स और फीडबैक एंड ऑसिलेटर सर्किट, ये सब है। और साथ 8th यूनिट आपकी फाइबर ऑप्टिक्स है। तो मैं सिलेबस एक बार आपको दिखा दूं ताकि आप समझ सको। क्या है, फेथफुल एम्पलीफिकेशन एंड नीड फॉर बाइसिंग। फेथफुल आप जानते हो सर, जानते हैं, स्टेबिलिटी फैक्टर एंड इट्स कैलकुलेशन फॉर ट्रांजिस्टर बाइसिंग सर्किट, सीई कॉन्फ़िगरेशन, सी का मतलब है कॉमन इमिटर। फिक्स्ड बायस, फिक्स्ड बायस का दूसरा नाम क्या है, बेस रेजिस्टर मेथड, इमिटर बायस। देखो यहाँ पे क्या आ गया, ट्रांजिस्टर बाइसिंग। बाइसिंग कौन कौन सी, फिक्स्ड बाइसिंग, इमिटर बाइसिंग और कलेक्टर टू बेस बाइसिंग। फिर वोल्टेज डिवाइडर बायस, ये सब बाइसिंग ही पढ़नी है। डिस्कशन ऑफ इमिटर फॉलोवर कॉन्फ़िगरेशन, ये सब फर्स्ट ईयर में भी था,
याद है सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाली बुक, इसका भी नाम क्या है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो पब्लिक घबराने का नहीं है। नेक्स्ट क्या आ गया, एम्पलीफायर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर्स बेस्ड ऑन मोड ए बी सी एंड डी, सिंगल एंड मल्टी स्टेज, कैस्केड एंड कैस्केडिंग। अरे यार जब एक एम्पलीफायर का दूसरे एम्पलीफायर में आउटपुट को इनपुट बना दे, अभी नहीं समझ जाओगे जब धीरे धीरे चलेगा। मैं गारंटी दे रहा हूं इससे मुझसे बेहतरीन आपको इस वाले पोर्शन में कोई पढ़ा नहीं सकता। कपलिंग मतलब, कपल्स तो मुझसे बेहतर आप जानते हो कि उन्हें जोड़ना दो ट्रांसफॉर्मर के थ्रू, आरसी ट्रांसफॉर्मर, डायरेक्ट, एलसी कपलिंग, नेचर ऑफ एम्पलीफिकेशन, वोल्टेज बढ़ा रहे हो, पावर बढ़ा रहे हो और फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, जो भी है, एएफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी, ये सब आप पढ़ने वाले हो, सब आप पढ़ने वाले, आपको मजा आएगा अनंत कोटि का। थ्योरी एंड और वर्किंग ऑफ आरसी कपल्ड वोल्टेज एम्पलीफायर, ये पेपर में आना है इस बार। अभी भविष्यवाणी कर रहा हूँ, अभी कुछ नहीं पता, सिलेबस डिस्कशन कर रहा हूँ, लेकिन अभी भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ये एग्जाम में आपको रखा मिलेगा। यूजेस ऑफ वेरियस ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर्स एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व होता है ये, इसमें मैं बताऊंगा। ट्रांसफॉर्मर कपल्ड पावर एम्पलीफायर, ट्रांसफॉर्मर से कपल करना, कैलकुलेशन ऑफ पावर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यूजेस ऑफ हीट सिंक एंड पावर डिसिपेशन, ये सब आपको, हीट सिंक सोर्स, ये सब आपको डिस्कशन करेंगे हम डिटेल्ड में जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ एम्पलीफायर इफिशियंसी, पावर इफिशियंसी, मतलब जो आपके क्लास ए सीरीज के थे, क्लास ए सीरीज के ट्रांसफॉर्मर कपल्ड थे, क्लास बी सीरीज के फीडबैक फेड थे एंड क्लास बी के ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर थे, उनका जिक्र करेंगे। केवल क्लास ए सीरीज वालों का, क्लास बी, सी और डी का हमें डिस्कशन नहीं करना। अब आओ फीडबैक सर्किट, जब भैया एक में हमने कोई एम्पलीफायर था, उसमें इनपुट डाला, उससे आउटपुट निकला, उस आउटपुट का कुछ हिस्सा वापस इनपुट में डाल रहा है, सर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, जब मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको बड़े शानदार तरीके से वो समझ में आएगा। तो देखो फीडबैक सर्किट पढ़ने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव वो जो और सर्किट को ऊंचा कर दे, निगेटिव वो जो और नीचा कर दे। और कमाल की चीज ये है, इसमें निगेटिव ज्यादा फायदेमंद है, पॉजिटिव कम है। सर क्यों, यही तो है, सस्पेंस रखो थोड़ा सा। वोल्टेज सीरीज, वोल्टेज शंट, करंट सीरीज एंड करंट शंट फीडबैक कनेक्शन टाइप्स एंड देयर यूजेस ऑफ स्पेसिफिक एम्पलीफायर्स, estimation of input impedance, output impedance, gain, stability, distortion, distortion मतलब विकृति, noise मतलब शोर, एंड बैंड विड्थ फॉर वोल्टेज सीरीज, मतलब विड्थ कितनी होगी उसके बैंड की, ये सब वोल्टेज सीरीज के लिए डिस्कशन करना है। निगेटिव फीडबैक एंड देयर कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट निगेटिव फीडबैक कनेक्शन टाइप्स, उनकी कंपैरिजन वगैरह पढ़नी है। चलिए ओसिलेटर सर्किट्स पढ़ने हैं, यूजेस ऑफ पॉजिटिव फीडबैक फॉर ओसिलेटर, और मैं बता रहा था कि निगेटिव ज्यादा फायदेमंद है, तो यहाँ हमें पॉजिटिव के भी कुछ यूज बताने हैं। नेक्स्ट है बार्कहोसन क्राइटेरिया फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ओसिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है बार्कहोसन क्राइटेरिया। मैं बताऊं कि इतना इंपॉर्टेंट है, पेपर में लिख के आना है ये आपको बिना पेपर खोले हुए। फीडबैक फैक्टर, फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन ऑफ आरसी फेज शिफ्ट ओसिलेटर एंड वीन ब्रिज ओसिलेटर, ये वीन ब्रिज ये सब हर जगह आ जाते हैं, हाँ इस बार भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। क्वालिटेटिव डिस्कशन ऑफ रिएक्टिव नेटवर्क फीडबैक ओसिलेटर, मतलब क्वालिटेटिव डिस्कशन करना जिसमें मतलब क्वालिटी ज्यादा हो और बातें कम हो, मतलब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की पढ़ना है हमें, मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, शॉर्ट एक डिस्क्रिप्शन अच्छे तरीके से उसकी डिटेल पढ़नी है। ट्यून्ड ओसिलेटर, हार्टले एंड कॉलपिट ओसिलेटर, जो हार्टले ओसिलेटर है मेरे टाइम पे पेपर में आया था, मेरे टाइम पे मेन पेपर में आया था। नेक्स्ट फाइबर ऑप्टिक्स यूनिट 4, ये सबसे इजी है, पर ये आपको 12th क्लास में पढ़ाई जाती है ऑप्टिक्स में, लेकिन आजकल ये कोई टीचर इसे पढ़ाना पसंद नहीं करता क्योंकि थोड़ा टफ पोर्शन हो गया है। तो अब मैं आपको फाइबर ऑप्टिक्स भी ऐसी पढ़ाऊंगा कि आपको पूरा आनंद आने वाला है, मजा जिसे बोलते हैं। तो क्या है, बेसिक ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, स्टेप इंडेक्स फाइबर, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, लाइट प्रोपोगेशन थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर्स। ये ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होती है, एक तरीके ऐसे जिसमें आपने लाइट इधर डाल ली वो पूरे में घूम गई, ऑप्टिकल फाइबर एक तरीके से ये होती है।
एक्सेप्टेंस एंगल एंड न्यूमेरिकल अपर्चर, कितना अपर्चर लेना है, कितना लाइट किस एंगल पर डालनी है, क्वालिटेटिव डिस्कशन ऑफ फाइबर लॉसेस और एप्लीकेशन, इसमें भी सेम वही है, ऑप्टिकल फाइबर्स की हमें एप्लीकेशन पढ़नी है। ठीक बच्चा, चलो इसे रख देते हैं हम साइड में। अब बच्चा ऐसा है, कुछ के अभी थर्ड सेमेस्टर के भी एग्जाम नहीं हुए हैं, तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। थर्ड की भी क्लास रेगुलर ऐसे ही चलती रहेगी और फोर्थ में हम ज़्यादा स्पीड से नहीं चलेंगे, ताकि उनके भी एग्जाम हो जाए और वे हमारे साथ बैलेंस शीट में आ जाएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में केमिस्ट्री के सिलेबस के साथ, और फिर हम मैथ की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।